प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी आपस में जुड़े हुए हैं, और हम लोग सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। मॉनिटरिंग ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, इसको कैसे मॉनिटर करेंगे इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही बताया जाता है कि डू द सेफ थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। मतलब ऐसा नहीं कि ऑडिटर या तो एसेसर या तो टॉप मैनेजमेंट जब आए तभी आप हेलमेट पहनो। जैसे हम लोग टू व्हीलर के बारे में देखते हैं नॉर्मली रास्ते में, पुणे के रास्ते में देखते हैं कि द मोमेंट, मैं इवन ये भी देखता हूं कि ड्राइवर सारे रास्ता सीट बेल्ट लगाए हुए हैं। द मोमेंट दे एंटर देयर सेफ जोन या तो अनसेफ जोन, वो सीट बेल्ट को खोल देते हैं और गाड़ी चलाते हैं, बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं। तो ये कभी भी आप कोई आप मुंबई में शायद ऐसा नहीं देखोगे, या तो कोई एडवांस कंट्री में भी आप ऐसा नहीं देखोगे। तो फैक्ट्री में भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप वेल्डिंग करने के टाइम में आपका अगर कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया है उसको तभी यूज करो, या तो आप हेलमेट तभी लगाओ जब आप कंस्ट्रक्शन साइट में हो और आपके सामने आपका जो ओनर है वो खड़े हैं, एंड द मोमेंट दे आर गॉन आप हेलमेट नहीं यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंसर्न पर्सन हिमसेल्फ। तो उसीलिए सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि जब कोई आपको वॉच नहीं कर रहा है तब भी आपको सेफ्टी का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो सेफ्टी का क्या रिक्वायरमेंट है थोड़ा समझते हैं हम इसको। पीपी इज एट होम। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब खुद के लिए, प्रोटेक्टिव मतलब जो आपको रक्षा करता है, जो आपको सेफ गार्ड देता है, सेफ्टी देता है, और उसके साथ जुड़े हुए जो इक्विपमेंट है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में इधर मानिए कि हम लोग ओवन से जो हॉट मटेरियल जो है उसको बाहर निकलेंगे, तो उधर हमेशा आपको, क्योंकि इधर टेम्परेचर 300 350 तक जाता है, तो आपको ग्लव्स यूज करना ही है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोवेव आल्सो। जब आप यूटेंसिल्स को धो रहे हो तब भी इंसुलेटेड ग्लव्स की जरूरत होता है, क्योंकि अगर आप शीतकाल के टाइम में, विंटर के टाइम में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, योर ब्लड सर्कुलेशन में एक्चुअली सीरियसली गेट अफेक्टेड। तो इसीलिए इस टाइप की ग्लव्स की जरूरत है। एप्रॉन की जरूरत होता है, क्योंकि इफ यू आर कुकिंग देन देयर कुड बी जो तेल है, गरम हॉट ऑयल है, उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है। That should not damage your skin, or that should not really cause injury to you, or damage destroy your clothes. So ये सब देखते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट घर पे भी जरूरी है, और उतना ही जरूरत ये फैक्ट्री में भी है। तो सेफ्टी के लिए हमारा कुछ सिंपल चेकलिस्ट है, मैं उसके बारे में पहले बताऊंगा आपको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सेफ्टी इश्यूज। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कंपनी में सेफ्टी इशू कहां कहां हुआ है। अभी नॉर्मली हम लोग तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कोई इंसिडेंट या तो कोई एक्सीडेंट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इशू सेफ्टी के बारे में उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और उसको सही मायने में नजर दिया जाना चाहिए, और उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, और बाद में उसको एनालिसिस भी होना चाहिए, ताकि हम लोग उसका रूट कॉज तक जाएं, जड़ तक जाएं, और उसके अगेंस्ट में काउंटर मेजर भी लेते हैं। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ काउंटर मेजर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सेफ्टी इशू कौन करेगा, ये सब हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली सेफ्टी को दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। काफी सारे कंपनी इंडिया में मैंने देखा है, एक पर्सनल डिपार्टमेंट में जो लोग अपॉइंटेड है, जो ऑफिसर, उनको ही सेफ्टी ऑफिसर कहा जाता है, और उनको ये हम लोग थोपते हैं उनके ऊपर कि आप सेफ्टी के बारे में जितना कुछ है आप करो।
मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूं। प्रॉब्लम जो देख रहा हूं कि सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उस उनका जो इंचार्ज है उनका, और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जिन लोगों को सेफ्टी के ऊपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, और सेफ एनवायरनमेंट के हिसाब से सेफ प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए। उनका जिम्मेदारी होता है कि ये सेफ्टी के बारे में जितना भी स्टेप्स हैं उसको बरकरार रखना। तो ट्रेनिंग, नेचुरली ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वालिफाइड लोग हैं उनसे ही ट्रेनिंग लेना चाहिए। कई जो सेफ्टी मेजर्स है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलरली हैजर्डस एरिया जो है, मानिए कि प्लेटिंग का काम हो रहा है, मानिए कि आपका वेल्डिंग का काम हो रहा है, तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जो जिन लोग काम कर रहे हैं, तो इधर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको तो देखना ही है। मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं कि वो छोड़ के कंपनी में और क्या क्या काम होना चाहिए सेफ्टी के ऊपर। तो ट्रेनिंग होना जरूरी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी सारे फैक्ट्री में कहाँ पर हैजर्डस एरिया है, कहाँ पर आपने जो प्रोफेशनल हैजर्ड्स है, जैसे फाउंड्री में सिलिकोसिस एक कॉमन डिजीज है, तो जिन लोग सैंड के साथ काम करते हैं, बेंटोनाइट, डेक्सट्रीन, एक ये सब के साथ काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या प्रोफेशनल हैजर्ड हो सकते हैं आप जिस चीजों के साथ काम कर रहे हो उसके साथ जुड़े हुए। तो उसमें आपको सेफ प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए, कहाँ ग्लव्स यूज करना है, कहाँ मास्क यूज करना है, यू शुड नो दैट। डेवलपिंग ए सिस्टम ऑफ सेफ्टी रिलेटेड डेटा कलेक्शन इंक्लूडिंग नियर मिसेस। नियर मिस क्या है, ये टर्मिनोलॉजी का हम समझेंगे, लेकिन पहले तो ये समझना चाहिए कि नियर मिस कोई इंजरी नहीं क्रिएट करता है। एक इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में बदल सकता था, हुआ नहीं। सो दैट शुड बी टेकन एज सीरियसली एज एन एक्सीडेंट, क्योंकि ये नियर मिस आपको इंडिकेशन देता है प्रोएक्टिवली कि दिस इज ए पॉसिबल वल्नरेबल एरिया, यानी ये एक ऐसा जगह है जहां पर शायद ऐसे इंसिडेंट दोबारा हो सकता है, एंड दैट कुड बी क्वाइट फेटल और दैट कुड कॉज ए लॉट ऑफ इंजुरी। तो उसका डेटा कलेक्शन करना जरूरी है। कैरिंग आउट टाइमली एनालिसिस ऑफ सेफ्टी रिलेटेड इशू थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्निक, जैसे कि वाई वाई एनालिसिस। मैं आपको एक दो वाई वाई एनालिसिस जो हमारा क्लस्टर कंपनी किए हैं वो दिखाऊंगा आपको कि कैसे वाई वाई एनालिसिस के दौरान किसी एक इंसिडेंट का रूट कॉज तक हम लोग पहुंच सकते हैं। मेकिंग सेफ्टी रिपोर्ट्स एंड रिव्यूइंग सेफ्टी मेजर्स थ्रू इंटरनल रिव्यू, यानी कि ये जो रिव्यू और डेटा कलेक्शन है इसका कम से कम मंथली एक बार रिव्यू होना चाहिए। मे बी दैट टाइम सेफ्टी ऑफिसर, कंसर्न प्रोडक्शन हेड, कंसर्न ऑडिटर्स, इन लोग प्रेजेंट हो सकता है, और एक एक करके सेफ्टी का इशू इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिया जाना चाहिए, और उसको क्यों हुआ और उसको आइंदा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। चेकलिस्ट अगर है, चेकलिस्ट को कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ये सारे पॉइंट को हमें डिस्कस करना चाहिए। एंड कॉन्डक्टिंग सेफ्टी ऑडिट, तो सेफ्टी ऑडिट वही करेंगे जिनको सेफ्टी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, क्वालिफाइड है। चेकलिस्ट को लेके उन लोग सेफ्टी ऑडिट करेंगे अलोंग विद द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क प्लेस। सो क्या क्या टूल्स हम लोग, क्या क्या कंसिडरेशन हम लोग हमें लेना चाहिए फॉर एश्योरिंग सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। तो पहले जैसे मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट, इसके ऊपर और कुछ पॉइंट आएगा। सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए, सेफ्टी ट्रेनिंग देना चाहिए, किसको, जिन लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो और जो इनके इंचार्ज है एरिया का, तो वो आइडेंटिफाई करना कि किसके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग नॉट ओनली फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मस्ट बी रिपीटेड, रिपीट ट्रेनिंग भी जरूरी है, और वो रिपीट ट्रेनिंग में आप जो एडेड जानकारी हासिल हुआ उसको भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट, जैसे मानिए कि हम लोग स्लिंग यूज कर रहे हैं क्रेन के लिए, तो स्लिंग, हर एक स्लिंग का एक लोडिंग कैपेसिटी है,
मतलब 10 टन का, 5 टन का। तो कई बार मैं देखता हूं कि जो यूज नहीं होता है उसको बाजू में रखा जाता है, एंड देन वी डोंट टेस्ट इट, वी स्ट्रेट अवे यूज इट मे बी आफ्टर अ स्पैन ऑफ 6 months। तो दैट कुड बी वेरी डेंजरस एक्चुअली। तो आपको जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो जो कि क्रिटिकल इक्विपमेंट हो फ्रॉम द एंगल ऑफ सेफ्टी, जैसे आप फोकलिफ्ट को यूज कर रहे हो फॉर लिफ्टिंग ए मटेरियल, और आप ओवरहेड क्रेन यूज कर रहे हो फॉर लिफ्टिंग मटेरियल, सो यू मस्ट रियली वैलिडेट एंड डू रिपीटेड वैलिडेशन टू अंडरस्टैंड कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो था वो अभी भी है क्या नहीं। इसके लिए स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है, स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी नहीं है तो उसको अडॉप्ट कीजिए एंड पुट इट डाउन। देखिए, सेफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं मेरे सॉफ्ट लोड में सेफ नहीं फील कर रहा हूं और मेरा दिमाग के एक हिस्सा हमेशा मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो मैं काम के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, और उसीलिए क्या हो सकता है, मेरा क्वालिटी आउटपुट खराब हो जाएगा और उसका असर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी पड़ेगा। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, जहां पर भी आप हो, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में सेफ्टी का वल्नरेबिलिटी एरियाज क्या क्या है। तो उसको आप लोग जरूर आप देखो। कॉन्ट्रैक्टर्स का रेगुलेशन जो है उसको भी देखिए। जस्ट बिकॉज दे आर सब कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, they will take care of their own safety regulation, don't leave it at them। it is important that आपके ऑर्गेनाइजेशन का अंदर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, you will be equally responsible for it, so please take care of that। प्री कमीशनिंग इंस्पेक्शन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मशीन अगर आप कर रहे हो उधर, इंक्लूडिंग प्रेस, वॉट एवर इट इज, प्री कमीशनिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको समझिए और उसको इंस्पेक्शन करके वैलिडेट कीजिए। ऑपरेटर्स अगर मोटिवेटेड ना हो, दिस इज ए वेरी इमीडिएट साइन दैट समथिंग बैड में हैपन। सो हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा हमेशा टू कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड ऑन सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट्स। एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन, वो मेजर एक्सीडेंट हो या माइनर एक्सीडेंट हो, you should actually investigate all the accidents। फ्रीक्वेंसी रेट, सीवियरिटी रेट, जिसको हम समझेंगे कि डेटा कलेक्शन में, सेफ्टी डेटा कलेक्शन में हम लोग फ्रीक्वेंसी का KPI, की परफॉर्मेंस मेजर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सीवियरिटी रेट मतलब कितना भयानक वो एक्सीडेंट था, इसको कैसे मेजर करेंगे। लेआउट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं। तो लेआउट में एग्जिट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखोगे कोई भी होटल में आप चले जाओ, आपके रूम के दरवाजे पे आप देखोगे फायर एग्जिट प्लान है कि इन केस ऑफ फायर अलार्म आप कौन सी राउट से बाहर निकलोगे, कौन सी जगह है आपका फायर का असेंबली पॉइंट, ये जानना जरूरी है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द सेफ्टी मेजर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्प्लॉय अगर पार्टिसिपेट ना करते हैं, वो अगर मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो सेफ्टी आप जितना भी कहो वो रूल बुक में रह जाएगा, वो दीवार में सिर्फ स्लोगन में रह जाएगा, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, जैसे मैंने बोला अभी, फायर ड्रिल, मॉक ड्रिल, ये सब किया जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में बोला कि फैक्ट्री एक्ट में काफी सारे मैंडेटरी रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको समझना चाहिए। फायर सेफ्टी, कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी टाइप ऑफ फायर के लिए कौन सी एक्सटिंग्विशर चाहिए, उसका सेल्फ लाइफ कहाँ पर है, कहाँ पर वो मौजूद है, वो एक्सेसिबल है क्या नहीं, उसको पहुंचने के बीच में रास्ते पे कोई हार्डल्स तो नहीं है। केमिकल हैंडलिंग, केमिकल हैंडलिंग could be quite corrosive, could be quite the acidic, particularly जो केमिकल्स हैं उसमें काफी सारे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उनका स्ट्रेंथ हाई है तो वो इट कुड बी वेरी डैमेजिंग, तो इसमें भी हमें देखना चाहिए हैजार्डस एरिया। सेफ्टी रिलेटेड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिस्प्ले बोर्ड, कम्युनिकेशन ओवर microphone, over loudspeaker system, communication visually, communication through some other displays, all you have to decide। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा है आपका। एक परफॉर्मेंस मेजर तो जैसे मैंने बोला था कि सेफ्टी का जो रिकॉर्ड्स है,
जैसे आपका जो फ्रीक्वेंसी रेट है, सिविरिटी रेट है, उसको समझना, उसको ग्राफ प्लॉट करना, ट्रेंड चार्ट मॉनिटर करना। काफी लोग ये भी करते हैं, आपने देखा होगा, फैक्ट्री अंदर जाने के साथ साथ एक बड़ा सा बोर्ड रहता है, उधर लिखा हुआ रहता है कि ये फैक्ट्री लास्ट 1000 डेज से बिना कोई एक्सीडेंट काम कर रहा है, एंड दैट एनी कंपनी टेक्स इट एज ए रियली मेजर अचीवमेंट। तो आई थिंक यू ऑल कैन स्टार्ट दैट कि लास्ट एक्सीडेंट के बाद आपके फैक्ट्री कितना दिन लगातार विदाउट एक्सीडेंट चल रहा है। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होना जरूरी है, जो मैंने पहले बोला है आपको। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग, कंटिजेंसी एक्शन, परमानेंट एक्शन, करेक्टिव एक्शन। वर्क परमिट सिस्टम उधर जरूरी है जहां पर स्किल की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है, ट्रेनिंग देना जरूरी है, रीट्रेनिंग देना जरूरी है। तो इसमें वर्क परमिट का सिस्टम बनाइए, क्राइटेरिया लिखिए कि कौन सी एरिया का ऑपरेटर को क्वालिफाइड ऑपरेटर करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल है, उसमें कितना मीटर की दूरी पे आपको आपका जो लाइन है, सेफ्टी लाइन है, जो हमने ऑलरेडी कलर कोडिंग में डिस्कस किया है, उसमें चेन सिस्टम नॉर्मली लगा हुआ रहता है सो दैट नोबडी गोज नियर द इलेक्ट्रिक पैनल। वर्क प्लेस हाइजीन वो मेंटेन करना जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना नहीं तो दैट इन टर्न मे कॉज एक्सीडेंट और हैजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फैमिली पार्टिसिपेशन, ये काफी सारे कंपनी में फैमिली पार्टिसिपेशन करते हैं, इसलिए क्योंकि जो आदमी फैमिली से निकल के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका सेफ्टी उनके लिए जितना जरूरी है, उनके फैमिली में भी उतना ही जरूरी है। कई बार जो अर्निंग मेंबर है वो अकेला एक अर्निंग मेंबर सारे फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट काफी टाइम में मैं देखता हूँ अच्छे कंपनी में फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। पर्टिकुलरली अगर किसी ऑपरेटर को केयरलेस देखा जाता है तो HR डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट्स द फैमिली एंड देन इन्फॉर्म्स देम कि सो एंड सो इज रियली नॉट टेकिंग केयर, तो कैन यू प्लीज हेल्प अस टू इंश्योर दैट ये आदमी सेफ्टी का जो रूल्स हैं उसको फॉलो करे।